नमस्कार, आप देख रहे हैं चैनल न्यूज जुनून सच दिखाने का। मैं हूं आपके साथ आशीष सिन्हा। हमारे खास शो सियासत का संग्राम में आपका बेहद स्वागत है। लोकतंत्र का महाकुंभ आज अपने चरम पर है और सियासत का पारा 7वें आसमान पर। देश की निगाहें टिकी हैं पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु पर, जहां वोट नहीं सीधे सत्ता की तकदीर लिखी जा रही है। पश्चिम बंगाल में पहले चरण के तहत 152 सीटों पर मतदान जारी है। हर पोलिंग बूथ छावनी में तब्दील हो चुका है। सुरक्षा ऐसी कि परिंदा भी पर ना मार सके, क्योंकि यहां हर वोट की कीमत है और हर चाल पर नजर है। उधर तमिलनाडु में एक ही चरण में 264 सीटों पर लोकतंत्र का महासंग्राम छिड़ा हुआ है। दिग्गज मैदान में है, वादों की बौछार है, जनता भी पूरे जोश में है। लंबी कतारें, उंगली पर स्याही और दिल में बदलाव या भरोसे की कहानी लेकर दोनों राज्यों से मुकाबला इतना कड़ा है कि नतीजों से पहले ही सस्पेंस चरम पर है। अब सवाल ये उठता है कि कौन बनेगा सत्ता का सरताज, किसकी सजी पलटेगी। अब बस इंतजार उस फैसले का है जो ईवीएम में कैद होगा और जो बदलेगा सियासत का पूरा खेल। तो बेहद अहम चुनाव, खासकर पश्चिम बंगाल की बात करें। तमिलनाडु की अगर आप बात करेंगी तो तमिलनाडु में डीएमके इस समय एज पर है। अब सवाल यह उठता है कि अभिनेता थलपति विजय किसके राह में रोड़ा बनने जा रहे हैं। अगर आप 2021 के चुनावों को देखें तो डीएमके नंबर 1, एआईएडीएमके दूसरे नंबर पर, तीसरे पर कांग्रेस और चौथे पर भारतीय जनता पार्टी थी। मेरा जो संविधान है वो संविधान में सब लोगों को वोट देने का हक है, अधिकार है। ये इंडियन सिटीजन से होने के तरफ जो चुनाव आयोग जो इलेक्शन का घोषित करे तो सब आबादी को, सब लोगों को इस चुनाव में भाग लेने का हक है। तो मेरा भी एक उम्मीदवार है, लोगों को पास वोट मांग रहा है, तो मेरे को तो पहले ये दायित्व तो निभाना चाहिए ना। तो मैं इसीलिए सुबह सुबह पहले यहाँ घुसेंगी, पहले मेरा पास वोट डाल, बाद में सबको अपील करूंगी आज का दिन में। जो लंबी कतार है वो ये बता रही है कि लोग बढ़ चढ़कर मतदान में हिस्सा ले रहे हैं। और सुबह से ही ये कतारें, चाहे तमिलनाडु की बात करें चाहे पश्चिम बंगाल की बात करें, वहां पर कमोबेश ऐसी ही तस्वीरें जो हैं वो नजर आना शुरू हो गई हैं। तो पश्चिम बंगाल में क्या वोटिंग एक नया इतिहास लिखने जा रही है? क्या ममता बनर्जी के किले को बीजेपी सेंध लगा पाएगी? और ये तस्वीरें देखिए, सीधे लाइव तस्वीरें आपको पोलिंग स्टेशंस की दिखा रहे हैं, जहां पर लोग अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए पहुंचे हैं। बड़ी तादाद में लोग पहुंचे हैं और एसआईआर के बाद पश्चिम बंगाल हो, तमिलनाडु हो, वहां पर वोटिंग हो रही है। और इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ खास मेहमानों का पैनल है। हमारे साथ औरिल मलिक जी हैं, नेता हैं भारतीय जनता पार्टी के। हमारे साथ पंडित राज शर्मा जी हैं, प्रवक्ता हैं कांग्रेस पार्टी के। और हमारे साथ संजीव चौधरी हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं। आप सभी का बेहद स्वागत है। एक बड़ा सवाल यहां से मलिक साहब आपसे ही मैं लेना चाहूंगा, क्या दीदी के किले को सेंध पाएंगे? जी, मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही है? आवाज मुझ तक तो पहुंच, बंगाल की जनता तक पहुंच पाएगी, ये बड़ा सवाल है। देखिए, जहां तक विषय एक तरीके से बंगाल की जनता तक पहुंचने का और एक तरीके से पश्चिम बंगाल का, एक तरीके से अगर बात कर ली जाए वहां की जनता की, मैं समझता हूं मुद्दे के आधार पे जनता वोट की और निश्चित रूप से जनता मुद्दे के आधार पे भारतीय जनता पार्टी को चुनने का काम करे। क्योंकि मुद्दा क्या था मलिक साहब?
कौन सा मुद्दा था जिस मुद्दे के सहारे आप लोग चुनाव में गए थे? नहीं, अगर वेस्ट बंगाल की बात कर ली जाए, बिल्कुल इस बार लॉ एंड ऑर्डर की अगर बात की जाए, लॉ एंड ऑर्डर किस प्रकार का है वो सबके मध्य में है। और जहां तक विषय लॉ एंड ऑर्डर की अगर बात की जाए तो होम सेक्रेटरी हो, एडीजीपी हो, डीजीपी हो, या फिर एक तरीके से अगर पुलिस प्रशासन की बात कर ले जाए, सारी प्रशासनिक व्यवस्था ममता दीदी को रिपोर्ट करती है, होम सेक्रेटरी से लेके एसीएस तक। अब उसके बावजूद भी जब होम मिनिस्ट्री ममता दीदी लीड कर रही है, फिर भी इस प्रकार की घटनाएं सामने आती हैं। और एक तरीके से अगर वेस्ट बंगाल की बात की जाए, मैं कब से बेहतर है अधीर रंजन चौधरी जी को सुन लिया जाए। अधीर रंजन चौधरी जी तो कांग्रेस पार्टी के नेता हैं, कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, एक्स लीडर ऑपोजिशन है, से ग्राउंड लेवल पे वहां फाइट करते नजर आए और कांग्रेस पार्टी ने उनका सहयोग साथ नहीं दिया। राष्ट्र ने, ये भी एक सच्चाई है। और उसके साथ साथ जहां तक विषय एक तरीके से वेस्ट बंगाल की जनता का, सेंटर की जो जितनी पॉलिसीज हैं वो वहां इंप्लीमेंट एग्जीक्यूट होने की बात है, तो उसमें रुकावट बात हो, या फिर अगर बात कर जाए उनके नाम कोई परिवर्तन करने का विषय हो कि वजह की कोई योजना उसका नाम बदल दिया जाए। मैं समझता हूँ जमीनी स्तर की अगर बात की जाए, जमीनी स्तर पर कोई विकास नहीं है, डेवलपमेंट नहीं है, प्राइवेट सेक्टर में इन्वेस्टमेंट नहीं आ रहा है। और उसके साथ अगर वेस्ट बंगाल की बात कर जाए, अरे मुद्दे ये है ही नहीं मलिक साहब। वो नेता विपक्ष आप ही के पार्टी के हैं शुवेंदु अधिकारी जी, उनका बयान सुबह सुनना चाहिए था। मतदान करके निकले तो वो बयान में अपने दर्शकों को भी दिखाऊंगा। उन्होंने पता है क्या बोला, एक महिला आके बोलने लगी तो उन्होंने कहा कि ये जो चुनाव है ना, ये बंगाल में हिंदुओं को बचाने का चुनाव है। ये उनका बयान। बिल्कुल निश्चित रूप से मेजॉरिटी पॉपुलेशन के ऊपर जिस प्रकार से सत्ता प्रायोजित हमले, अटैक्स और तमाम सारी घटनाएं होती हैं, वो सबके मध्य में है। ह्यूमन राइट्स का वायलेशन होता है, मानव अधिकारों का उल्लंघन होता है, और मानव अधिकारों को सुरक्षित और संरक्षित करना महत्वपूर्ण है, आवश्यक है। और उसके लिए जो भी आवश्यक होगा निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी करेगी। अच्छा लॉ एंड ऑर्डर बहुत आवश्यक है, वो सेंटर के हाथ में नहीं है। अच्छा लॉ एंड ऑर्डर करना ये स्टेट गवर्नमेंट के अधीन है। ठीक है, पंडित राज जी से भी एक कमेंट ले लेते हैं, फिर संदीप भाई भी जुड़ गए, उनके पास भी आऊंगा। पंडित जी एक कमेंट आप। मैं एक बात कहना चाहता हूँ आशीष भाई, भीड़ मुरैना में गुंडे होते थे, बदमाश होते थे, डकैतों का वो युद्ध चलता था, लेकिन उनका एक धर्म था कि कोई भी अपोजिशन बदमाश की बल डकैतों के अगर महिला माँ हो या बहन होगी उस पर वार नहीं करेंगे। आप भारतीय बेटी जलाओ पार्टी महिला सशक्तिकरण करते हैं और हर जगह क्या चल रहा है, आप ममता बनर्जी के किले को भेदना है। क्या यार गजब की बातें करते हो, ये कौन सा होगा। अभी है मलिक साहब कह रहे कि वहां पे लॉ एंड ऑर्डर लखनऊ में देख लेते, 2 साल से 12वीं पढ़ा हुआ लड़का डॉक्टर में घूम रहा है। आपका ये लॉ एंड ऑर्डर है? कहीं बिहार में आपकी सरकार है, वहां पे एक सुरक्षा गार्ड टांके लगा रहा है, ये आपका लॉ एंड ऑर्डर है? मुख्यमंत्री को यहां होना चाहिए, आप वहां एक महिला का किला भेदने जा रहे हैं। आपको पता होगा कि आप महिला को किस तरह देखते हैं। अरे भेड़ मुरैना के डकैत भी अपने अपोजिशन वालों को नहीं मारते थे। आप एक ममता, और याद रखिए वो अनमैरिड महिला है। मैं एक बात बना रहा हूं भावनात्मक रूप से। सुनिए पंडित राज शर्मा जी, आपके नीचे एस्टन चल रही है, आप कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता हैं, वही कांग्रेस पार्टी ना जो ममता के खिलाफ चुनाव लड़ी है, कि एस्टन चेंज करा के टीएमसी लिखवा दो? नहीं ला चाहिए। देखो मैं देखो मेरी बात सुनिए, मैं ब्लंटली बोलने वाला, एक लड़ना एक अलग चीज है, लेकिन उनको अभद्रता से संबोधित करना गलत बात है। एक प्रधानमंत्री के ओ दीदी जो चाहे आपको, अपनी यहाँ राइवल हैं, हम हैं। अरे तो आप प्रधानमंत्री को आप लोग आतंकवादी बोल दे, वो चलेगा? ऐसा उसे कहना नहीं चाहिए। आतंकवादी नहीं, आतंकित कर रहे हैं, ये मैं कह रहा हूं। आतंकवादी प्रधानमंत्री को नहीं कह सकते, वो हमारे भी प्रधानमंत्री हैं। वो बात रहे मलिक साहब समझे नहीं, कांग्रेस का हूं तो मेरे नहीं है, लेकिन कोई आतंकित करे ये भी अच्छी बात नहीं है। मैं बात करता हूं दिल से, मैं पहले सिटीजन हूं, मैं भारत का निवासी हूं, फिर मैं पार्टी का हूं, और फिर मैं राज शर्मा हूं। मुझे भाई इतना बताना चाहिए मलिक साहब, भाई इतना सा बात कह दो। राय कंपटीटर हो, कहना एक दूसरे की कमजोरी, मगर ये भी तो बताना पड़ेगा वहां लॉ एंड ऑर्डर क्या खराब हो गया। आप लोगों ने जीना हराम कर दिया। आपने कहा नहीं जीना हराम कर दिया अपोजिशन की पार्टी जहां पे सरकार में आए, आप उन्हें काम नहीं करने देते, फिर कहते हो जनता काम करने कहती है। और मुझे आप 5 MP गिनाए जिनका विजन से भारतीय जनता पार्टी काम करती है। 5 MP गिनाए, मिनिस्टर गिनाए, MP से जो मिनिस्टर बने। अच्छा। और एक बात और कहना चाहूं, आप बार बार मत कहा करो महिला का सशक्तिकरण करना है, महिला का सशक्तिकरण करना है।
अगर आप 800 300 महिलाएं एमपी बना के सशक्तिकरण करना चाहते हैं, आखिर उसकी आपके अंदर विजन क्या है? पूरा ठीक है। प्लेटफॉर्म बताएं। हाँ ठीक है, इस पे चर्चा विस्तार से करेंगे। संदीप भाई, मैं आपके पास आना चाहता हूं। संदीप भाई, जो पहले चरण का चुनाव है उसमें एक हाई प्रोफाइल सीट है, वो है नंदीग्राम। नंदीग्राम वो सीट जहां पर 2021 में शुवेंदु अधिकारी ने दिग्गज ममता बनर्जी को हरा दिया था। वो सीट जो अधिकारी ब्रदर्स का गढ़ माना जाता है। अब सवाल यह उठता है कि क्या उस सीट पर कोई तख्ता पलट हो पाएगा? क्या उस सीट पर टीएमसी जो है वो कब्जा जमा पाएगी? हालांकि जो इस समय टीएमसी से चुनाव लड़ रहे हैं ब्रह्मा जी, वो भी कभी शुवेंदु अधिकारी के बेहद करीबी हुआ करते थे। आशीष भाई, आपने कहा जो लंबी कतार है, मैं कह रहा हूं जो लंबी कतार है वो बदलाव की बयार है। और एक वर्ड यूज किया जाता है, लास्ट एंड फाइनल अपॉर्चुनिटी। ये भारतीय जनता पार्टी के लिए लास्ट एंड फाइनल अपॉर्चुनिटी है कि सत्ता में आया जाए। अगर इस बार ये नहीं कर सकते तो शायद इनके मतदाताओं के ऊपर से विश्वास उठ जाएगा। लेकिन जो बात आपने पूछी, इस बार नई चीज की गई है, क्योंकि टीएमसी के लोग हमेशा धमकी देते थे कि भाई चुनाव होने के बाद सुरक्षा बल जब चले जाएंगे तुम्हें बचाएगा कौन। तो इसका जवाब कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी ने, इलेक्शन कमीशन ने, सभी ने दिया है, जिससे मतदाताओं में यह विश्वास बना है कि अगर कोई ऐसी बात होती है तो आर्म फोर्सेज जो है वहां पर रहेंगी उनकी रक्षा के लिए। और शायद जो ये लंबी है ना, यह नंदीग्राम सीट पे भी और सभी जगह पे ऐसा माहौल बनाने में सक्षम हुई है जो कि कहीं न कहीं की तारीख में टीएमसी की सरकार है उसके लिए खतरे की घंटी नजर आ रही है। मेरे पंडित राज शर्मा जी ने एक बात बोल दी, मुझे बहुत ही उस पे मतलब बात आती है। आप एक राष्ट्रीय पार्टी के लिए कह रहे हैं भारतीय जलाओ पार्टी। अरे भाई, आप अपना चिट्ठा क्यों खोलना चाहते हैं? तंदूर में किसकी बेटी जलाई थी? तंदूर में किसने जलाया था? नैना सहनी हत्याकांड का किसने किया था? आप अपनी चीजों को क्यों खुलवाना चाहते हैं? इधर से उठपटांग मत बोला करिए ना एक राष्ट्रीय पार्टी के लिए। जब आप उपदेश देते हैं प्रधानमंत्री के लिए नहीं होना चाहिए, तो एक राष्ट्रीय पार्टी का भी नाम इस तरह से उल्टा पलटा आपको नहीं बोलना चाहिए। एक बार ये भी कह दीजिए प्रधानमंत्री जी को, पूर्व प्रधानमंत्री की। अरे एक बार रुक जाइए ना शर्मा जी, पहली बार सबका रिएक्शन ले ले। संदीप भाई भी है, आपके अंदर हिम्मत है। संदीप भाई भी है, लेकिन संदीप भाई, उस सवाल का जवाब नहीं मिला नंदीग्राम का, उसका आप दीजिए, उसके बाद फिर मैं संदीप जी के पास जाऊं, संदीप चौधरी जी के पास। नंदीग्राम पे मैं जब पूरे पश्चिम बंगाल का ये रुख है, मैं किसी एक सीट का नहीं कर रहा हूं, अप्रत्याशित परिणाम आने वाले हैं पश्चिम बंगाल में। क्योंकि जो भीड़ दिख रही है, कहीं न कहीं जो इलेक्शन कमीशन ने विश्वास जताया है, लोगों का दिल जीता है, उसी के चलते लोगों के अंदर हिम्मत हुई है। और दूसरी चीज, जिस तरह से बांग्लादेशी भागे हैं पश्चिम बंगाल से, इस फैक्टर को भी हमें नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। तो इन सारे फैक्टर से मुझे लगता है इंक्लूडिंग नंदीग्राम सभी का प्रभाव जो है पड़ेगा। ठीक है संदीप चौधरी जी, अब एक सवाल कूच बिहार को लेकर है। कूच बिहार वो क्षेत्र जो कभी टीएमसी का गढ़ रहा करता था, उससे पहले वो लेफ्ट का गढ़ रहा करता था। 2021 में बीजेपी ने इस कूच बिहार के क्षेत्र में सेंध लगाई, जिसकी सीमा भूटान से दूसरी सीमा बांग्लादेश से जुड़ती है। अब सवाल ये उठता है कि क्या ये कूच बिहार का क्षेत्र बीजेपी एक बार फिर से अपने खेमे में करने में सफल रहेगी क्या? देखिए आशीष जी, बीजेपी ने होमवर्क किया है हाल के अंदर, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन उसके पैरेलल पिछले 15 साल से बनर्जी की वहां पर सरकार चल रही है और ममता बनर्जी भी मंझी हुई नेता हैं, उनका संगठन भी बहुत अच्छा है। और जहां लगातार केंद्र में मोदी जी सरकार है, वहीं बंगाल में ममता जी सरकार बनाती रही पैरेलल। तो दोनों बीच जबरदस्त टक्कर है। चाहे कूच बिहार की बात कर लीजिए, चाहे नंदीग्राम की बात कर लीजिए, चाहे दूसरी सीटों की बात कर लीजिए, जबरदस्त फाइट है। इस बार बंगाल में जबरदस्त फाइट है, आर पार की लड़ाई है। ममता जी के साथ एक चीज मुझे लगता है जो बेनिफिट उनको हो सकता है कि उनकी जो काउंटिंग शुरू होती है वो मुस्लिम प्लस से शुरू होती है। और जो बीजेपी की काउंटिंग है, चूंकि ममता जी भी एक हिंदू ब्राह्मण है और बीजेपी भी हिंदुत्व की राजनीति करती है, तो अगर दोनों में 50-50% भी वोट बढ़ जाता है तो भी मुस्लिम प्लस होने की वजह से कहीं ना कहीं ममता को माइलेज मिल सकता है।
दूसरी चीज आती है लैंग्वेज की। ममता बनर्जी के पास जो नेताओं की फौज है वो बड़ी फर्राटेदार बोलते हैं, और जो बीजेपी के पास नेताओं की फौज है, चाहे वो अनुराग ठाकुर हो, चाहे वो मनोज तिवारी हो, चाहे अमित शाह जी हो, चाहे मोदी जी हो, चाहे दूसरे योगी जी हो, चाहे दूसरे नेता हो, वो सब हिंदी भाषी है, और हिंदी भाषी बंगाल के अंदर जाके उतने इफेक्टिव नहीं रह जाते हैं। तो इसका क्या खामियाजा उठाना पड़ेगा बीजेपी को, आप कह रहे हैं? देखिए आशीष, इसका खामियाजा बीजेपी पिछले 3 चुनाव से उठाती चली आ रही है, लेकिन इस बार बीजेपी भी अपनी पूरी ताकत के साथ, पूरे दलबल के साथ मैदान में है। उत्तर प्रदेश लोग भी आपको वहां काम करते हुए दिख जाएंगे, हरियाणा के लोग भी काम करते हुए दिख जाएंगे, दिल्ली के करते हुए दिख जाएंगे, राजस्थान के लोग भी काम करते हुए दिख जाएंगे। तो इस बार देखना है बाजी मारता कौन है। ठीक है, चूंकि आपने यहां पर मुस्लिम पार्टी की बात की, तो 3 मुस्लिम मुझे बड़ी वहां पर नजर आ रही हैं। एक तो AIMIM है, दूसरी जो पार्टी आम जनता उन्नयन पार्टी, और तीसरी इंडियन सेक्युलर फ्रंट। तो क्या ये ममता का खेल खराब कर सकती हैं क्या, वोट काट सकती हैं क्या, खास AIMIM? देखिए आशीष जी बहुत महत्वपूर्ण सवाल है आपका। जो ओवैसी साहब की पार्टी है उसने वहां पर कबीर के साथ गठबंधन किया था, लेकिन एक वीडियो जैसे ही वो वायरल हुई, ओवैसी ने अपना उसके साथ गठबंधन तोड़ दिया, और वहां मुस्लिम वोट बैंक में एक मैसेज चला गया कि ये सारी जो कवायद है ये ममता बनर्जी को हराने के, बीजेपी को लाने के लिए। ऐसे में मुस्लिम वोट बैंक को केवल एक और दिखाई देता है बीजेपी को रोकने के लिए कि हम सबको ममता को वोट करना है, TMC को वोट करना है, अदरवाइज बीजेपी आने की हालात में आज पहुंच चुकी है वापस। ठीक है, एक बहुत छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं। ब्रेक के बाद भी चर्चा को जारी रखेंगे, और ब्रेक के बाद हम आपको शुभेंदु अधिकारी वो बयान सुनाएंगे जिसमें उन्होंने क्या कुछ कहा है, वो भी आपको बताएंगे। बहुत सा ब्रेक फौरन हाजिर। आइसक्रीम खाओगी? जंगल में आइसक्रीम मिलती है। समर कूल रेफ्रिजरेटर, आप अपनी ड्यूटी निभाओ, ये अपनी ड्यूटी निभाएगा। समर कूल, लाइफ बनाए वंडरफुल। गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाए रिश्ते बनाए। गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। फर्श की टाइल्स को चेंज करो, बड़ी स्लिपरी हैं। थर्मोकूल वॉशिंग मशीन, थर्मोकूल, इंडिया का नया अंदाज। अबे घोचू, जीके स्ट्रॉन्ग करने का अक्खा इंडिया को मालूम है। पेट सफा, हर रोग दफा। देख चका देवभूमि उत्तराखंड, जहां प्रकृति की अनुपम सुंदरता और अध्यात्म की दिव्य ऊर्जा एक साथ अनुभव हुई है। ये वही पावन भूमि है जहां हर वर्ष लाखों श्रद्धालु दिव्य 4 धाम यात्रा में शिकर आस्था, श्रद्धा और आत्मिक शांति की अनूठी अनुभूति प्राप्त करते हैं। इसी पावन भूमि पर आरंभ हो रही है 4 धाम यात्रा 2026, जिसका शुभारंभ 19 अप्रैल को श्री यमुनोत्री एवं श्री गंगोत्री धाम के कपाट खुलने के साथ हुआ। इसके उपरांत 22 अप्रैल को श्री केदारनाथ धाम, 23 अप्रैल को श्री बद्रीनाथ धाम एवं 23 मई को श्री हेमकुंड साहब के कपाट श्रद्धालुओं के लिए खोल दिए जाएंगे। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन और मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में उत्तराखंड में धार्मिक पर्यटन और 4 धाम यात्रा से जुड़ी आधारभूत सुविधाओं का लगातार विस्तार हुआ है। उत्तराखंड सरकार द्वारा 4 धाम यात्रा के सफल, सुगम और सुव्यवस्थित संचालन हेतु व्यापक तैयारियां की गई हैं। श्रद्धालुओं के लिए पंजीकरण अनिवार्य है। यात्री रजिस्ट्रेशन एंड touristcare.uk.gov.in पोर्टल या टूरिस्ट केयर उत्तराखंड ऐप के माध्यम से पंजीकरण, यात्रा पास, मौसम अपडेट, रूट मैप, होटल और हेल्पलाइन जैसी सुविधाओं की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तीर्थ यात्रियों की सुविधा हेतु आपातकालीन स्थिति के लिए हेल्पलाइन नंबर 01351364 जारी किया गया है। 4 धाम यात्रा हेतु हेलीकॉप्टर सेवा के लिए हेली सेवा लिंक के जरिए बुकिंग सुविधा भी दी गई है। यात्री हेलीकॉप्टर बुकिंग या होटल बुकिंग केवल अधिकृत और सरकारी प्लेटफॉर्म के माध्यम से ही करें। 4 धाम यात्रा को सुरक्षित और सफल बनाने के लिए सभी श्रद्धालु यातायात नियमों और स्थानीय एवं मंदिर प्रशासन से जुड़े सभी नियमों का पालन अवश्य करें। साथ ही धामों की स्वच्छता और पवित्रता के सम्मान का भी विशेष ध्यान
रखें। आइए चार धाम यात्रा 2020 में आस्था के इस महापर्व का हिस्सा बने। जब हर तरफ खबरों का शोर हो, जब सच और अफवाह में फर्क ना हो, तब एक चैनल उठता है सवालों की रोशनी लेकर, आपके हित की आवाज बनकर। HNN न्यूज, जुनून सच दिखाने का। आइसक्रीम खाओगी? जंगल में आइसक्रीम मिलती है। समर कूल रेफ्रिजरेटर, आप अपनी ड्यूटी निभाओ, ये अपनी ड्यूटी निभाएगा। समर कूल, लाइफ बनाए वंडरफुल। गोल्डी हिंग का तड़का लगे तो सभी दबा के खाते हैं। गोल्डी हिंग, कण कण में जान। फर्श की टाइल्स को चेंज करो, बड़ी स्लिपरी हैं। थर्मोकूल वॉशिंग मशीन। थर्मोकूल, इंडिया का नया अंदाज। पश्चिम बंगाल में पहले चरण की 152 सीटों के लिए और तमिलनाडु की सभी 264 सीटों पर मतदान जारी। 5,501 उम्मीदवारों की किस्मत दांव पर। दूसरे चरण के लिए पीएम मोदी का बल दौरा आज। कृष्णानगर और मथुरापुर में जनसभा को करेंगे संबोधित, वहीं हावड़ा में करेंगे रोड शो। मिर्जापुर में ट्रक की टक्कर से 2 कारों में लगी भीषण आग, सड़क हादसे 11 लोगों की मौत, दोनों कारों में सवार लोग जिंदा जले। विधि विधान के साथ खुले बद्रीनाथ धाम के कपाट, भगवान बद्री विशाल के जयकारे से उठा आसमान, सीएम धामी भी हुए शामिल। हेडलाइंस प्रेजेंटेड बाय गोल्डी मसाले लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं हमारा खास शो सियासत का संग्राम, और हमारे साथ एक बड़ा पैनल जुड़ा हुआ है। पश्चिम बंगाल में पहले चरण के लिए मतदान जारी है, तो वहीं तमिलनाडु में एक चरण में मतदान हो रहा है और उसके लिए भी इस समय मतदान जो है वो जारी है। सीधे आपको पहले सुनवाते हैं कि नेता विपक्ष शुभेंदु अधिकारी ने मतदान करने के बाद क्या कुछ कहा, उसके बाद अपने पैनल के पास चलेंगे। जो हिंदू लेडी है, उन्होंने रो रहा था, अचानक मुझे पकड़ के बोलो दादा तुम बचाओ, तू भी हमारा सेवियर है। हम लोग दुखी है, इस बार परिवर्तन नहीं होगा तो हम लोग का हालत बहुत खराब हो जाएगा। दादा एजेंट के साथ आप एकदम सहज हैं, आप एकदम आपने अरे यही तो ताकत है। बीजेपी का कोई नेता का कोई ऊपर डिपेंड नहीं करता। तो इस बार बीजेपी का ताकत है, बीजेपी का बूथ कार्यकर्ता। इस बार क्या होने वाला दादा? नरेंद्र मोदी जी खुद बात किया पश्चिम बंगाल की हर बूथ कार्यकर्ता के साथ, यही ताकत है। आप शुभेंदु अधिकारी को सुन रहे थे। अवरिल मलिक जी, नेता भारतीय जनता पार्टी के हैं, उनसे एक सवाल लेते हैं। मलिक साहब, शुभेंदु अधिकारी वो शख्स हैं जो अघोषित तौर पर अगर भारतीय जनता पार्टी चुनाव में जीतती है तो मुख्यमंत्री पद का चेहरा होंगे। उनके ये बयान बहुत ज्यादा मायने रखते हैं, जो बयान अभी हम अपने दर्शकों को सुनवा रहे थे। एक रिएक्शन आपका। जी बिल्कुल, निश्चित रूप से अगर हिंदुओं पे अत्याचार हो रहा है, मेजॉरिटी पे अत्याचार हो रहा है, तो अत्याचार हो रहा है ऐसा कह देना कहां से कोई गलत है, कहां से अपराध है, ये मैं समझता हूं बिल्कुल सही है। और निश्चित रूप से डंके की चोट पे कहा जाना चाहिए। जिसके साथ देखिए, किसी भी कम्युनिटी के साथ अगर अत्याचार हो रहा है तो निश्चित रूप से बोलने का उसका सवाल बनता है और बोला जाना चाहिए, और डंके की चोट पर कहा जाना चाहिए। अगर किसी कम्युनिटी को नीचा दिखाया जा रहा है या एक तरीके से उसका जो अधिकार है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के द्वारा बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने जो राइट्स दिए हैं, इक्वल राइट्स की बात की है, अगर समान अधिकार नहीं दिए जा रहे हैं, पुलिस नहीं सुन रही है, प्रशासन नहीं सुन रहा है, थाने में जाए तो एफआईआर दर्ज नहीं की जाती है, और अगर एफआईआर हो जाए तो कार्रवाई नहीं होती है, क्योंकि अगर कोई एक तरीके से व्यक्ति है जो सत्ता संरक्षित है, उसके विरुद्ध पुलिस की हैसियत नहीं होती है कि कार्रवाई करे और
वेस्ट बंगाल में ये चीजें देखने को भी डंके की चोट पर मिलती हैं। और जहां तक विषय तरीके से तृणमूल कांग्रेस का, तो निश्चित रूप से वहां के लोग त्रस्त हैं, परेशान हैं। तरीके से लॉ एंड ऑर्डर खराब हो या फिर प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्टमेंट ना आने की बात हो, अनएम्प्लॉयमेंट को इंक्रीज होने का विषय हो, राज्य स्तरीय महंगाई को बढ़ने का विषय हो, और राज्य स्तरीय गरीबी की बात हो, जिस तरीके से वहां पॉवर्टी बढ़ रही है, और जहां तक विषय एक तरीके से वहां की समस्या, तो जो भी वहां के क्षेत्रीय मुद्दे हैं उनके आधार पर जनता वोट करेगी। और निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी ठीक है। चलिए एक सवाल संदीप मिश्रा जी मैं आपसे लेना चाहता हूं। जो दूसरी सबसे बड़ी हाई प्रोफाइल सीट है पहले चरण में, वो है खड़गपुर की सीट, जहां से दिलीप घोष जो हैं वो चुनाव लड़ रहे हैं। एक सभा या समय है भी कह लीजिए कि ये जो पूरी एरिया है वो दिलीप घोष की उसमें अच्छी पकड़ है, लेकिन दूसरी तरफ सब व्यक्ति हैं। जब ये सीट वो लोकसभा का चुनाव जीते थे दिलीप घोष साहब, वहां पर वोटिंग हुई थी, उसके बाद जब वहां पे सीट वेकेंट हुई थी तो सरकार से जीतकर आए थे। टक्कर कड़ी है और ये वो सीट है, मैं अब से और जानकारी दे दूं, जहां पर 38% बंगाली आबादी है तो 33% तेलुगु आबादी है। जान के हैरानी होगी कि पश्चिम बंगाल में ये ऐसी सीट है जहां पर तेलुगु आबादी 33% की सीट है। अब ये बताइए कि दिलीप घोष बड़े नेता, कद्दावर नेता, इस सीट का समीकरण क्या कुछ कहता है? देखिए आशीष जी, प्रधानमंत्री का व्यक्तित्व तो ऐसा है कि जो किसी तरह की बात करते हैं तो बंगाल में बैठकर वो केरला को भी एड्रेस करते हैं, नाडु को भी एड्रेस करते हैं। और इस चुनाव में जब आप देख रहे हैं जिस तरह से उन्होंने केरल को कवर किया, तमिलनाडु को कवर किया, और जैसा आप बता रहे हैं उस सीट पर तमिल जनसंख्या, वोटर मतदाता की संख्या एक अच्छी खासी है और एक निर्णायक भूमिका अदा करती है, तो ऐसा लगता है कि इस मामले में निश्चित ही प्रभाव पड़ेगा। और कोई शक नहीं है कि मतलब जनता मुखर होकर के बोले, साइलेंटली बंगाल रिटर्न दे रहा है जैसा अभी दिख रहा है। और जैसा मैंने आपसे पहले कहा, उसी बात को शुभेंदु अधिकारी ने भी, अंतिम अवसर है और एक ही मुद्दा है आशीष जी। एक बात कहूं, बंगाल का चुप एक मुद्दे पर हो रहा है, वह हिंदुत्व और हिंदुओं की सुरक्षा पर। पंडित राज शर्मा रिएक्शन ले लेते, पंडित जी इस पे जरूर कुछ कहेंगे। पंडित जी, संदीप भाई कह रहे हैं, उस पर रिएक्शन आपका? नहीं, संदीप भाई कह रहे हैं, लेकिन आजकल एक ये भी तो देख रहे हैं, हिंदुओं में मंगलवार को नॉनवेज कहाँ खाया जाता है साहब? बारे नेता खा रहे हैं, कांटा निकाल रहे हैं, ये भी हिंदू देख रहे हैं, थू कर रहे हैं कि कद्दावर नेता तो नॉनवेज खाएंगे, जिंदा रहेंगे तभी तो नॉनवेज खाएंगे। अरे सब बेकार, मिश्रा हो थोड़ी सी शर्म करिए, थोड़ा सा शर्म करिए। मैं तो मंगल शनि को नाम भी नहीं लेता हूँ, आप ऐसा मत बोलिए। आज बाकी चारों दिन खाते हैं नहीं, बाकी चारों दिन खाते हैं आप, यानी सोमवार, बुधवार, शुक्रवार और रविवार। अरे भाई मैं डिफेंस का आदमी, मैं तो खाता हूं, मगर मंगल। अच्छा, लेकिन चूंकि आपने उनको मिश्रा कहा तो आपको याद दिला दूं कि आपका शर्मा है। कोई दिक्कत नहीं है, एक बात सुनिए, डॉक्टर भी कहता है, लेकिन मंगल, बृहस्पति, शनि वर्जित है। मैंने ये नहीं कहा क्यों खाया, मैंने नहीं कहा, मगर मंगल को खाया, ये शर्मनाक है सनातन धर्म के लिए। और मिश्रा जी इस बात को माना करिए, जिंदगी भर मैं पार्टी का नहीं पंडित जी, जब आप ये कल्चर के हिसाब से डिपेंड करता है, जैसे कि आप बिहार के साइड जाएंगे तो वहां मंगल नहीं माना जाता, वहां गुरुवार माना जाता है। तो जैसे आप आगे बढ़ते जाएंगे चीजें बदलती जाती हैं। अनुराग ठाकुर कहाँ के हैं? मैं अगर बंगाल चला जाऊं तो क्या मेरा मंगल बुध हो जाएगा या मेरा बृहस्पति हो जाएगा? अच्छा, वो मछली क्यों खाएं, कांटा क्यों निकाला, इसलिए बेटोक बात सुन लो, मैं क्या खाते हैं ये मेरा नहीं है, किस दिन खाते हैं ये मेरा मैटर है। पंडित राज शर्मा मंगल को नहीं खाता, अगर कनाडा जाके भी। अच्छा ये बताइए पंडित जी आप तो इतने जानकार आदमी हैं, राइट टू ईट फंडामेंटल राइट है या नहीं है? भाई साहब एक मेरी बात सुनो, मुझे माफ करो, फिर मुझे माफ करो। अरे यार कुछ धर्म भी निभाओ। अरे आप ही लोग हर बात पे संविधान की किताब ले लेते हैं। राइट टू ईट इज अ फंडामेंटल राइट। अगर चीज प्रोहिबिटेड नहीं है बाय द स्टेट गवर्नमेंट और द सेंटर, इट्स अ फंडामेंटल राइट। राइट टू ईट में ये नहीं कि आप अपने देवी देवता नहीं है, हम झूठे हिंदू नहीं है। भारतीय जनता पार्टी झूठा हिंदू तो चला रही है, अगर ये सही होते कैसे कांटा निकाल रहे हैं? ची संदीप जी जवाब दीजिएगा। संदीप मिश्रा जी, आता हूं संदीप चौधरी भाई आपके पास। संदीप मिश्रा जी जवाब दीजिएगा। आशीष भाई देखिए, मैं शुद्ध शाकाहारी हूं और शाकाहार का समर्थन भी करता हूं,
लेकिन एक बात कहूं, जिस दिन नॉनवेज के लोग शाकाहारी हो जाएंगे, शायद अन्न की सुरक्षा का भी संकट हो जाएगा। इसलिए जो उसके लिए उसका धन्यवाद दीजिए। सी फूड जो पसंद करता है उसको सी फूड खाना चाहिए, जिसको पसंद है, जिसको शाकाहार पसंद है, सभी की सुरक्षा होनी चाहिए, लेकिन किसी को खाने के लिए नहीं करना चाहिए। और मेरा मानना है कि अभी जो पश्चिम बंगाल की स्थिति है, माफ करो, आत्मा मर जाएगी हमारी। एक पंडित आदमी कह रहा है, जब क्या बातें कर रहे हैं कार्यकर्ता खाता है, अरे भैया माफ करो होता है कि ममता बनर्जी ने जिस तरह का एक नैरेटिव गढ़ने की कोशिश की, उन्हें मछली खाने से मना कर दिया जाएगा, ये राइट ले लिया जाएगा। तो देखिए, यहाँ दो राजनीतिक विश्लेषक बैठे हैं, एक अनबायस होकर बोल रहा है, एक बायस होकर बोल रहा है। मैं कहता हूं आप कांग्रेस की कमी गिनाओ, लेकिन आप राजनीतिक विश्लेषक हो पंडित जी, आपका सम्मान है। अरे मैं आपको नीचा करके ऊंचा नहीं हो सकता, मगर आप ये मत कहना कि मंगल को खाओ। तो चलो यार भैया, मुझे शर्म आने लगी। बस मैं बताऊं, मत करना ऐसे। मैं आशीष भाई आपसे भी कह दूं, कनाडा गया हूं, इधर सुन लीजिए, 36 देशों में गया, मेरा मंगल रहा। अरे शर्मा जी, मैं तो शाकाहारी आदमी हूं। नहीं, अच्छा ये बात बताओ, मिश्रा जी कह देंगे कि अनुराग ठाकुर ने मंगल को मैं देखिए, मैं शाकाहारी आदमी हूं, लेकिन मैं बार बार यही कहता हूं कि राइट टू ईट फंडामेंटल राइट है। अरे मैं कह रहा कुछ भी खाओ, अरे दिन का तो ध्यान रखो, सनातन धर्म के वो लोग। अरे अनुराग सिंह, उनको फॉलो करते हैं अनुराग ठाकुर को लोग। अगर वो एक शाहरुख खान अगर सिगरेट पीता है तो दुनिया पीती है, फॉलोअर्स है उनके। अनुराग ठाकुर कोई छोटी मोटी चीज नहीं है, एक वेल स्टैब्लिश घर से आया हुआ नेता है। अब वो मंगल को खाए और उनके कांटा फंस गया दांत में और कह रहे, कांटा समेत कह रहे हैं हाँ बढ़िया अच्छी है। क्या बात है यार, शर्म की बात है ये। सनातन की बात करते हो, सनातन को खत्म करने की साजिश कर रहे हो। सनातन के लिए जितने दुश्मन ये बीजेपी के लोग हैं, उतना तो एक कबर के लिए कबर बिज्जू नहीं है बस। और मिश्रा जी ऐसे मत कहना आप कभी, प्लीज। ठीक है संदीप जी, जल्दी से जवाब दीजिएगा, फिर चौधरी साहब के पास जवाब देंगे। मैं तो कहूंगा शर्मा जी, राहुल भैया को बताएं कि सनातन के लिए आप जीवन में राहुल भाई नहीं बन सकते, बेकार की बातें करते हो, बीज बरबत्ता नहीं बन सकते। कब खाया उन्होंने मंगल को, बताओ कब खाया? चाहे आपको चलो बताओ मंगल को कब खाया? सावन के पहले का वीडियो है वो। मैं कहता हूं मैं नॉनवेज खाता हूं, अगर मंगल बोला जाता है तो आप उस बात की विचारधारा को सपोर्ट करते हैं जो सनातन विरोधी होती है। तो भाई आप एक बता दूं, राहुल जी को समझाइए ना क्या ये होते हैं। आप राहुल के बराबर नहीं बन सकते, राहुल गांधी के जीवन में। बीडीसी का इलेक्शन नहीं जीत सकते मिश्रा जी। और सुन लीजिए, आप वो लोग हो जो नेहरू जी के मुझे राहुल जी से तुलना करना और एक होमगार्ड को नहीं। राजीव गांधी जी के पुत्र हैं, मेरे पिताजी राजीव गांधी नहीं हो सकते। अरे तो कांग्रेस, अरे आपके पिताजी, मुझे आपके पिताजी से कोई मतलब नहीं लेना, मुझे नहीं लेना। मुझे आप जैसे जो ब्राह्मण बहके हुए हैं उनको सुधारना है। ये जो आप जैसे पंडित लोग देश को गलत संदेश दे रहे हो, मुझे ये सुधार। गलत बात, इतनी हिम्मत नहीं है। कहो अनुराग ठाकुर ने मंगल को गलत खाई, कहो, हिम्मत रखो। आप नहीं कह पाओगे, नहीं कह पाओगे, कहते हो आप, कहते हो। बेकार की बातें करते हो। मंगलवार को नहीं खाना चाहिए आप तो अच्छा कह दो ना मंगल को खाओ। अरे पंडित जी, अगर आपका जमीर जिंदा है, आपकी आत्मा जिंदा है, तो कहो कि मंगल को खाया तो अच्छा किया, कह दो, कहो। लाखों लोगों में वीडियो चलवा दूंगा आपकी। ये ऐसे घृणित पंडित हमारे देश में। आपका जमीर अगर जिंदा है, ये घास खाने वाले जानवर का हत्या नहीं चाहिए धर्म के त्योहार के दिन। मैं छोड़ दूंगा आपसे, आज से छोड़ दूंगा आपको, लेकिन आज छोड़ दूंगा। कसम खाता हूं, कसम खाता हूं। बोलिए, अरे सुनिए ना, आपका अगर आपके, अरे डरते हो कि आरएसएस के ऑफिस में जाके 2000 नहीं मिलेंगे, 2000 रुपए नहीं मिलेंगे। कहो ना अनुराग ठाकुर ने मंगलवार को गलत खाई, आपकी व्यक्तिगत चॉइस कोई मैटर नहीं करती। आप क्या खाते हैं क्या नहीं खाते हैं, इससे कोई नहीं है। मतदाताओं को मतलब है कि आपकी पार्टी किस दिशा में उनके हितों के लिए सोच रही है। और अगर कांग्रेस आज नहीं सोच रही है, इसीलिए जो है पश्चिम बंगाल में बाहर हो चुकी है। आप तो कहीं है ही नहीं, आप तो पश्चिम बंगाल में कहीं है ही नहीं। आप तो मुझे अब घृणा होने लगी यार।
आप ही जैसे पंडित अपना अस्तित्व खो रहे हैं। आप हम ब्राह्मणों को गाली दिला रहे हो, आप जैसे ब्राह्मण हम लोगों को गाली दिला रहे हो, आप जैसे ब्राह्मण हम लोगों के लिए दुश्मन बन गए हो, हमारे बीच में आप पैरासाइट बन गए हो, आप जैसे ब्राह्मण हम लोगों की बेकदरी करा रहे हो। बंटवारा कर सकते हैं कि कौन शाकाहार खाता है, कौन मांसाहार खाता है? हमारा सनातनी अनंती है, जवाब नहीं चाहे दोगे, वो मांसाहार खाए, जीवन में नहीं दोगे। अगर मेरी बात का एक जवाब दे दो, जो भी खाए, सलूट मारूंगा। बाबा माफ करो, बाबा माफ करो भैया, आप जैसे ब्राह्मण ने हमारी दुर्गति करा रहे हैं, आप जैसे 36-37 लोग हैं वो दुर्गति करा रहे। आज आप 38वें हो गए, मैंने 37 की लिस्ट बनाई है। आप एक बार की हिम्मत जुटा लो, सैल्यूट करूंगा ब्राह्मण को, आपको सैल्यूट करूंगा। तो क्या अनुराग ने गलत खाई? हिमाचल को एक देवनगरी का व्यक्ति है, वो मंगल को मछली खाएगा और आप सफर करोगे? मर अच्छा इससे अच्छा देवनगरी का भी निवासी है वो। आप जैसा ब्राह्मण, इसलिए हमारी दुर्गति हो रही है। मैं समझ गया 38वां नाम आपका है। जिस दिन 100 हो जाएंगे पूरे देश में घूमूंगा, याद रखना, आप लोगों के पोस्टर लगा के कि ब्राह्मण पर बात कर। मैं वो जनेऊधारी ब्राह्मण नहीं हूँ जो कोट के ऊपर से जनेऊ पहनता है और बिहार में जाकर मेरी बात करो, मेरी बात करो, शास्त्रार्थ कर लूंगा आपसे। अरे छोड़ बेकार की बात, मेरी बात करो, मंत्रों में आ जाओ, जिस चीज में आ जाओ। अरे एक दिन में आशीष भाई सुबह 9:30 बजे कौन गुस्सा करता है? मत करिए। मैं परशुराम हूं, एक ब्राह्मण हमारी दुर्गति कराए, 38वां नंबर है इनका। तो होंगे, होर्डिंग लगा दूंगा एटलीस्ट। अगर आप परशुराम हैं तो कोई राम भी तो होगा। अरे तो एक बार राम मंगल को खाएंगे, तो राम मंगल को खाएंगे। चलिए ये भाई, अरे चुप रहो बस, आज चुप रहो, ब्राह्मणों की बेइज्जती मत करा दो, बता रहा हूं। ठीक है, चलिए मैं संदीप चौधरी जी आपके पास आना चाहूंगा। क्योंकि अभी आपसे इससे पहले भी कूच बिहार को लेकर सवाल मैंने किया था, लेकिन मैं बार बार ये सवाल इसलिए उठा रहा हूं क्योंकि वो जगह वो है जहां पर 2021 में पोलिंग के बाद भी हिंसा हुई थी। यानी पोलिंग के बाद पिछली बार 7 चरणों में इलेक्शन हुए थे, इस बार 2 चरणों में हो रहे हैं। एक बड़ी चुनौती यहां पर पोलिंग के दौरान और पोलिंग के बाद आयोग के सामने होगी। देखिए आशीष जी, इसमें कोई दो राय नहीं। बंगाल को और बिहार को इस तरीके से जाना गया जब हमारा चुनाव आयोग कमजोर था, या कह लीजिए हमारे पास इतनी व्यवस्थाएं नहीं थी, इतनी फोर्सेस नहीं थी कि दंगों की खबरें बंगाल बिहार से आती थी, मत पेटी लूटने की खबरें बंगाल बिहार से आती थी। लेकिन आज की तारीख में सारी चीजें बदल गई है। चुनाव आयोग भी हमारा हुआ है, हमारी फोर्सेस भी मजबूत हुई है, चुनाव कराने के तौर तरीके भी बदले हैं। तो अब वो इस तरीके के झगड़े, देखिए कहीं गली मोहल्ले में झगड़े हो सकते हैं, जिस तरीके से अभी आप नोएडा में बैठे हैं, नोएडा में अभी झगड़े हो गए थे, किसी कोई समस्या हो सकती है, कोई विरोध प्रदर्शन हो सकता है। लेकिन मुझे नहीं लगता कि जिस तरीके से मतों को डिस्टर्ब करना, मतपेटियों को लूटना या कुछ इस तरीके की चीजें हो सकती हैं। चुनाव बिल्कुल शांतिपूर्ण तरीके से होगा, सुरक्षा कर्मी हर जगह तैनात हैं, सुरक्षा का पूरा ध्यान रखा गया है। लेकिन मैं फिर वही बात कहूंगा कि बंगाल के अंदर जहां बीजेपी मजबूत हुई है, वहीं टीएमसी की पकड़ भी मजबूत हुई है। जो दूसरे दल हैं, चाहे वो वाम दलों की बात कर लीजिए आप, चाहे कांग्रेस की बात कर लीजिए, वो इतने मजबूत नहीं हो पाए, क्योंकि टीएमसी ने लगातार ताकत लगाई है, बीजेपी ने लगातार ताकत लगाई है, और बंगाल कहीं ना कहीं अब 2 धड़ों में बट गया है। वहां का जो वोट बैंक है, या तो बीजेपी को लाइक करने लगा है या वो टीएमसी को लाइक करने लगा है। रही ये खाने पीने की, देखिए ये वक्त का खेल है, और राजनीति में इन चीजों को मुद्दा बनाया जाता है। यही चीज अगर तेजस्वी यादव खा लेता है तो राष्ट्रीय खबर बन जाती है, और बीजेपी का कोई नेता खाता है तो ये एक चुनावी स्टंट हो जाता है, या उन चीजों को ढक और दाब दिया जाए, उनके पॉजिटिव एंगल बताए जाने लगते हैं। तो ये तो राजनीति का खेल है। राजनीति कोई मीडिया में खेल जाता है, कोई मीडिया में खेल जाता है, कोई इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में खेल जाता है, कोई लोगों के बीच खेल जाता है। तो ये मुद्दे, इस तरीके की चीजें हमें देखने को बहुत सारी मिली चुनाव के दौरान। लेकिन अब वक्त आ गया है वोटिंग का, और थोड़ा सा इंतजार, आशीष जी, थोड़े से इंतजार के बाद अब पत्ते खुलने वाले हैं कि किसकी सरकार बनने वाली है। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि इंतजार 4 मई का सभी को है कि 4 मई को जो नतीजे हैं वो नतीजे क्या आ रहे हैं। आप सभी बने रहेगा। बहुत छोटा सा ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होते हैं।
आइसक्रीम खाओगी? जंगल में आइसक्रीम मिलती है। समर कूल रेफ्रिजरेटर, आप अपनी ड्यूटी निभाओ, ये अपनी ड्यूटी निभाएगा। समर कूल, लाइफ बनाए वंडरफुल। गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाए रिश्ते बनाए। गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। फर्श की टाइल्स को चेंज करो, बड़ी स्लिपरी हैं। थर्मोकूल वॉशिंग मशीन। थर्मोकूल, इंडिया का नया अंदाज। जहां हर खबर है पहाड़ों की तरह खूबसूरत और हर मुद्दा है उतना ही दमदार। चार धाम यात्रा हो या बारिश का अलर्ट, पहाड़ों की सुरक्षा हो या सरकार के बड़े फैसले, हम बताएंगे आपको हर वक्त हर खबर के साथ। नई उत्तराखंड की नई आवाज, खबर उत्तराखंड, HNN न्यूज पर। जब हर तरफ खबरों का शोर हो, जब सच और अफवाह में फर्क ना हो, तब एक चैनल उठता है सालों की रोशनी लेकर, आपके हित की आवाज बनकर। HNN न्यूज, जुनून सच दिखाने का। जब सत्ता सवालों से कतराए, जब मुद्दे धुंध में छिप जाए, तब जरूरी है कि ऐसी आवाज जो शोर नहीं प्रहार करे। देखिए प्राइम टाइम प्रहार मेरे साथ, सोमवार से शुक्रवार सिर्फ HNN न्यूज पर। जहां हर सुबह के साथ उठते हैं नए सवाल, जहां हर ओर गूंजती है जनता की आवाज, गांव की चौपाल हो या सत्ता का दरबार, सियासी आग हो या रिश्तों का जहर, देश के सबसे बड़े सूबे की 5 बड़ी खबर। यूपी बोलता है HNN न्यूज पर सुबह 8 बजे। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। पश्चिम बंगाल में पहले चरण के लिए और तमिलनाडु में जो मतदान है वो इस समय जारी है। सुबह 9 बजे तक कितने फीसदी वोटिंग हुई है पहले आपको वो बता दें, फिर अपने मेहमानों के पास चलेंगे। इस वक्त की बड़ी खबर आपके टेलीविजन स्क्रीन पर आ रही है कि आज सुबह कितने 9 बजे तक कितने फीसदी जो है वो मतदान हुआ है। पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु में इस समय जो मतदान है वो जारी है। सुबह 9 बजे तक पश्चिम बंगाल में 18.67 और तमिलनाडु में 17.69 फीसदी जो है वो वोटिंग हुई है। इस बार वोटिंग परसेंटेज बढ़ना तय है और सुबह के आंकड़े इसी ओर इशारा करते हैं। हालांकि जैसे जैसे दिन चढ़ता जाएगा पोलिंग स्टेशनों पर लोगों की संख्या कम होगी क्योंकि धूप तेज होगी, लेकिन सुबह और शाम में जो वोटिंग परसेंटेज होगा वो ज्यादा होगा। और इसी पर एक रिएक्शन ले लेते हैं। हमारे साथ एक बड़ा पैनल इस समय जुड़ा हुआ है। संदीप मिश्रा जी, इस बार की जो पोलिंग परसेंटेज है वो ज्यादा होंगी, इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि SIR के बाद जो नाम हटाए गए, जो नाम कटे हैं, ये वो लोग थे जो कभी पोलिंग का हिस्सा थे ही नहीं। तो पोलिंग परसेंटेज तो अपने आप बढ़ेगा इस बार। बिल्कुल, SIR की प्रक्रिया से पहली बात तो जो हॉक्स वोटर थे, जो फर्जी वोटर थे, उनका लिस्ट खत्म हुआ है। दूसरी बात, एक चीज मैं बोलूं, जो पश्चिम बंगाल बॉर्डर पे बांग्लादेश की तरफ जो यहाँ से पलायन हुआ है उसका भी असर यहाँ देखा जाएगा। क्यों? क्योंकि एक दिखा ऐसा माहौल कि भारतीय जनता पार्टी के काम से और कार्यकर्ताओं की मेहनत से लोगों के अंदर एक विश्वास पैदा हुआ है और उसका भी कुछ न कुछ योगदान है कि लोग सुबह सवेरे जो है लाइन में लगे हुए हैं और अपनी एनर्जी दिखा रहे हैं कि भाई हम आज बदलाव चाहते हैं। और कहीं भी हो यह बदलाव की ही बयार है। चाहे तमिलनाडु में आप देख रहे हैं परसेंटेज का आना जो है, और जो
पश्चिम बंगाल में है, दोनों ही जगहों पर मैं इसे एक पॉजिटिव संकेत मानता हूं और शायद एंटी इनकम्बेंसी की एक बयार मुझे दिखाई देती है। ठीक है, राकेश जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, राजनीतिक विश्लेषक है राकेश जी। HNN में आपका स्वागत है। एक रिएक्शन खासकर पश्चिम बंगाल को लेकर। देखिए, पश्चिम बंगाल में टांगे कांटे की टक्कर है और तृणमूल कांग्रेस को हराना आसान नहीं होगा और ये नेक टू नेक फाइट जाएगी। और मुझे जहां तक उम्मीद है कि इसमें टीएमसी को एक एज मिलेगा। लेकिन बड़े अफसोस की बात है, दुनिया एआई पर चल रही है। हम आज भी धर्म और जाति की राजनीति से ऊपर नहीं उठा रहे और इतनी भयंकर फोर्सेस भेज के इलेक्शन कराने पड़े। इसका मतलब कंट्री में लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन भी सेटिस्फैक्ट्री नहीं है। और जहां तक तमिलनाडु का सवाल है, तमिलनाडु में डीएमके विल टेक एज। हाँ, वो तो तय मान के चला जाए क्योंकि डीएमके जीतेगी और डीएमके ने जिस तरीके से मुद्दों को उठाया था, उन मुद्दों के बाद एआईडीएमके कमजोर है और इसका फायदा डीएमके को मिलेगा। वैसे भी तमिलनाडु का वोटर इज मच कॉन्शियस अबाउट द डिलीवरी ऑफ द गवर्नेंस रादर देन कास्ट एंड रिलीजन। There is a difference between the Bengal voter and Tamil Nadu voter. हाँ, अगर आप साउथ में चले जाएं तो वहां लैंग्वेज चलता है, उधर रिलीजन नहीं है। राइट, वहां पर लैंग्वेज चलता है। अगर आप लड़ेंगे तो दिक्कत है, वरना वो डिलीवरी पर बात करते हैं। ठीक है, चलिए फाइनल कमेंट ले लेते हैं जल्दी से। संदीप चौधरी जी, फाइनल कमेंट 30 सेकंड समर अप करना है। देखिए आशीष जी, मुझे लगता है चाहे हम बंगाल की बात करें, चाहे हम तमिलनाडु की बात करें, हर जगह एक कांटे की टक्कर दिखाई देती है। हम यहाँ बैठकर कुछ भी करें लेकिन माहौल एक तरफा किसी का भी नहीं है, ये जमीनी हकीकत। ठीक है, और जी फाइनल कमेंट। जी, जहां तक मतदाता का सवाल है तो निश्चित रूप से मतदाता भाग्य विधाता होता है और वो निश्चित रूप से इस चीज आधार पर वोट करेंगे कि किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी सेंटर से जो स्कीम चला रही है उसका भी लाभ नहीं पहुंच रहा है और राज्य सरकार कुछ कर नहीं रही है। तो डेवलपमेंट के नाम पे मैं समझता हूँ वोट पड़ेगी और डेवलपमेंट के आधार पर भारतीय जनता पार्टी को वोट मिलेगा। ठीक है, राकेश कुमार सिंह जी, फाइनल कमेंट। अनम्यूट करिएगा सर। जहां तक मुझे उम्मीद है, पश्चिम बंगाल में जो है वोट वर्कर्स के हाथ में है कि किसके वर्कर ज्यादा इफेक्टिव। तमिलनाडु में ऑफ कोर्स डिलीवरी ऑफ गवर्नेंस पर है और तमिल डीएमके एज लेगी। थैंक यू। ठीक है, संदीप चौधरी जी, सॉरी संदीप मिश्रा जी, अनम्यूट करिएगा संदीप भाई। देखिए, कार्यकर्ताओं की मेहनत से ही सब कुछ होना है। मैं तो इसे मानता हूं, हवा हवाई दिल्ली के नेताओं से कुछ नहीं होना है। अगर कार्यकर्ता मेहनत कर रहा है तो निश्चित ही उसका परिणाम चुनाव में दिखेगा। जी देखिए, जाहिर तौर पर कार्यकर्ताओं के जो मेहनत है उसका परिणाम दिखेगा। संदीप चौधरी जी आपका, संदीप मिश्रा जी आपका, राकेश जी आपका और अवरील मलिक जी आपका, आप सभी खास मेहमानों का जुड़ने के लिए बेहद शुक्रिया। हमारे साथ एक बड़ा पैनल था, सियासत का संग्राम हमारे विशेष शो में। अभी आपने इस बात को समझा कि किस तरीके से राजनीति जो है वो लोगों के बीच जा रही है, प्रभावित कर रही है। एक गुजारिश करूंगा HNN न्यूज के परिवार की तरफ से कि अगर आप पश्चिम बंगाल के मतदाता हैं जहां पर पहले चरण के लिए आज वोटिंग हो रही है, अगर आप तमिलनाडु के मतदाता हैं जहां पर वोटिंग हो रही है, तो अपने मताधिकार का प्रयोग जरूर करिए। आपका हक है और ये हक आपको संविधान देता है। बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे इस खास शो में जुड़ने के लिए। आप देखते रहिए HNN न्यूज, जुनून सच दिखाने का।